नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासी यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों आपका DSSB के माध्यम से जो आपको दिल्ली में TGT PGT PRT के लिए शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है, अगर आपको उसमें सिलेक्शन हो जाते हैं, मतलब आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में अगर शिक्षक बन जाते हैं परमानेंट पोस्ट पर, तो आपको क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी, कितनी ज़्यादा आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी, उसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। और शायद से इस टॉपिक पर दोस्तों शायद ही आपको यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल होगी। कुछ समय पहले मैंने ही बनाई थी, लेकिन उसमें मैं आपके सभी टॉपिक्स कवर नहीं कर पाया था, इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ, जिसमें बिल्कुल A to Z आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि अगर आपका दिल्ली में सरकारी शिक्षक के तौर पर आपका परमानेंट पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे अलग मैं बता दूं, अगर आप केंद्रीय विद्यालय जो आपका KVS होता है उसमें आपको TGT PGT PRT के लिए क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है, तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे भविष्य में कभी उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, चाहे हम TGT की बात करें, PGT की बात करें, PRT की बात करें, इसमें जो आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, उसमें आपका HRA होता है, बेसिक पे होता है, DA होता है, ठीक है, तो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी सैलरी बनती है। तो उसमें दोस्तों 500 रुपये आपके DGHS के नाम के कट हो जाते हैं। अब DGHS के हैं, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है, तो इसके नाम के आपके 500 रुपये आपके पर मंथ सैलरी में से कट हो जाते हैं। अगर आप मेडिकल फैसिलिटीज़ ले रहे हैं तो भी आपके 500 रुपये कटेंगे, अगर आप उन्हें नहीं ले रहे हैं तो भी आपके 500 रुपये कटेंगे। तो आपके 500 रुपये कटने तो कंपलसरी है। अब दोस्तों मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता रहा, 500 कटेंगे, कभी 450 करते हैं, कभी 500, कभी 600, लेकिन मैंने आपको एक लगभग बता दिया 500 रुपये के आसपास आपकी सैलरी में से पर मंथ आपके DGHS यानी जो आप मेडिकल फैसिलिटीज़ लेते हैं उसके नाम के आपके 500 रुपये कट जाते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अब जो आपको DSSB की तरफ से रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, ये आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD दो तरह के स्कूल्स में देखने को मिलते हैं। TGT PGT PRT डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में तीनों आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जब हम MCD की बात करते हैं उसमें आपको केवल PRT के लिए देखने को मिलती है। अब जब हम दोस्तों मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में अगर आपका TGT PGT PRT, वैसे तो PGT और TGT तो आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ही बन पाएंगे, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आपका PRT पोस्ट पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के किसी स्कूल्स में सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ में किसी भी तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इससे अलग अगर आपका MCD के किसी स्कूल्स में PRT पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों वहाँ आपको समस्या देखने को मिल सकती है। और मैं सभी नहीं कह रहा, बेसिकली जो MCD के स्कूल्स होते हैं वो जोन में विभाजित करके, जैसे EDMC हो गया, SDMC हो गया या NDMC हो गया, ठीक है, तो इस तरह से विभाजित करके, तो कुछ जोन में तो समस्या, उसमें आपको सैलरी में भी आपकी समस्या देखने को मिलती है, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ में तो निश्चित रूप से आपको उसमें समस्या देखने को ही मिलेगी, पक्का 100%, ठीक है। और इस सभी में नहीं होता, शायद से कोई जोन हो जाए। और दोस्तों मैं वर्तमान स्थिति के अनुसार बता रहा हूँ, क्या पता भविष्य में सुधार कर दिए जाए। अब शायद से ऐसा इसलिए भी होता होगा क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो दिल्ली सरकार अलग है और जो MCD में सरकार अलग है, ठीक है, तो शायद से इसलिए इसमें ऐसा होता वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको समस्या देखने को मिलेगी MCD में अगर आप PRT पोस्ट पर है। बाकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आप TGT PGT PRT है तो आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर। और जो मैं आपको सारी की सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ ये बताने वाला हूँ, ये MCD में भी लागू होगी और आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में भी लागू होगी, ठीक है, तो दोनों ही तरह के स्कूल्स में लागू होगी। लेकिन जो MCD है उसमें आपकी जो आप क्लेम करोगे, जो आप अपने पैसे वापस लोगे, उसमें आपको समस्या देखने को मिलती है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में अवगत करा दिया। अब दोस्तों सब बात करते हैं परिवार की, ठीक है, तो सबसे पहले तो परिवार ये कि मतलब परिवार में किस किस को मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो दो तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अभी दोस्तों ट्रांसजेंडर की मैंने कुछ समय पहले वीडियो बनाई थी, उस पर अब देखते भविष्य में कोई अपडेट आ जाएगा, लेकिन हम बेसिकली यहाँ पर मेल और फीमेल को लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेल को बता देता हूँ। मेल अगर कोई कैंडिडेट किसी परिवार से लगा हुआ है तो उसके परिवार में किन किन सदस्यों को मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी, और उसके बाद हम फीमेल की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जब हम मेल की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आती है, देखो अगर शादी नहीं हुई, ठीक है, लड़के की अगर शादी नहीं हुई तो उसके माँ बाप को मिलेगी, शादी हो गई तो भी उसके माँ बाप को मिलेगी फैसिलिटीज़, ठीक है, तो माँ बाप का तो कोई इशू है ही नहीं। अब माँ बाप के बारे में आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है, मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊँगा। अब देखिए सबसे पहले वाइफ की बात करते हैं। अगर उसकी शादी हो चुकी है तो अब वाइफ को उसकी जब भी मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी अगर वो हाउस वाइफ है, मतलब घर पे रहती है, पूरी की पूरी अपने पति के ऊपर डिपेंड है, तो उसे तमाम सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, उसका बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट होगा। वाइफ का बता दिया मैंने, ठीक है, अगर वो जॉब पे है और या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विस में, ठीक है, किसी भी तरह से अपने पति पास रहती नहीं, वो खुद कमाती है तो उसे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं देखने को मिलेगी। अगर अपने पति पास रहते तो उसे सारी की सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, वाइफ का मैंने बता दिया। अब कर देते हैं बच्चों की बात।
बच्चे दोस्तों लड़कियों के लिए अलग नियम है, लड़कियों के लिए अलग नियम है, मैं बता देता हूँ। अब लड़कों के केस में क्या होता है, अगर लड़का 25 साल तक तो उसे सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी जब तक वो 25 साल का नहीं हुआ। लेकिन अगर वो 25 साल का हो जाता है तो उसकी सारी की सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ वहीं की वहीं बंद कर दी जाती है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट दिल्ली सरकार आपके बच्चों का खर्चा उठाएगी वो केवल 25 साल तक की उठाएगी, 25 साल के बाद उसे अपना करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लड़कों मैंने बता दिया, लड़कियों की बात करते हैं। तो दोस्तों लड़कियों का थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब मान के चलो आपकी कोई लड़की है नहीं है, फिर भविष्य में होगी, जैसा भी है, तो अगर आप उसे मेडिकल फैसिलिटी दिलाना चाहते हैं तो वही सेम उसमें भी रूल चलेगा, 25 साल तक उसे मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें क्या है, अगर मान के चलो आपकी लड़की 25 साल की हो गई, उसके बाद जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रही हो, आपके ऊपर पूरी आश्रित है, तो दोस्तों उसे सारी की सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी जब तक वो आपके ऊपर आश्रित है, ठीक है। अगर वो जॉब नहीं कर रही तो लड़की का यहाँ पर कट नहीं होगा। दूसरी चीज़, मान के चलो लड़की की शादी हो गई, तो लड़की की जिस दिन शादी होगी, चाहे आपने 25 साल से पहले भी शादी करा दी, तो दोस्तों उनकी सारी की सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ वहीं की वहीं ख़त्म कर दी जाएगी आपकी डॉटर की, ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों मैं ऐसा नहीं चाहता, अगर मान के चलो फिर भी रेयर ही चांस ऐसा कोई केस हो जाए कि तलाक वगैरह हो जाए और वो लड़की खुद अपने घर आ जाए, मतलब अपने पापा के घर आ जाए, तो उस केस में क्या होगा। अब दोस्तों अगर वो लड़की अपने पापा के घर आ जाती है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी है, और वो वापस पापा के घर आने पर अपने पापा पर ही आश्रित है, तो दोस्तों उसकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर घर आके जॉब वगैरह कर रही है तो उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ स्टार्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये है, बाकी और कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं। तो मैंने आपको लड़के का बता दिया, लड़की का बता दिया और वाइफ का भी बता दिया। अब बात करते हैं मम्मी पापा की। ये मैं भी दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। अब मम्मी पापा के केस में क्या है दोस्तों, मम्मी पापा को भी पूरी की पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। बस इसमें भी शर्त क्या है, वो जॉब ना करते हो, बेसिकली प्राइवेट सरकारी सेक्टर में जॉब ना करते हो, ठीक है। बाकी अगर करते होंगे तो अपने जिस भी डिपार्टमेंट में वहाँ से वो मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं। लेकिन मेन जो उस पर जोर दिया जाता है कि वो किसी सरकारी क्षेत्र में जॉब ना कर रहे हो, तो उन्हें सारी की सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। अब मान के चलो वो 60 अबाव हो गए, ठीक है, सीनियर सिटीजन हो गए, तो उस केस में क्या होगा, अगर दोस्तों वो वृद्धा पेंशन लेते होंगे, ठीक है, अगर वो वृद्धा पेंशन लेते होंगे तो उनकी सारी की सारी जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ दिल्ली सरकार की तरफ से उन्हें देखने को मिलती है वो वहीं की वहीं रोक दी जाएगी, ठीक है। अगर वृद्धा पेंशन नहीं लेते तो फिर उन्हें सारी की सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया मेल कैंडिडेट के लिए, मैंने वाइफ का भी बता दिया और बच्चों का भी बता दिया और उसके माँ बाप का भी बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीमेल की। अब दोस्तों फीमेल की जब हम बात करते हैं तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो देखिए बच्चों को तो सेम ही चलेगा, चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है। और लड़का लड़की दोनों के लिए मैंने आपको जो नियम बताए थे मेल के लिए वही फीमेल के लिए भी चलेंगे। लेकिन इससे हट के जब हम उसके हस्बैंड की बात करते हैं, देखिए अगर लड़की अपने घर है तो उसके माँ बाप का खर्चा मतलब दिल्ली सरकार उठा सकती है मेडिकल फैसिलिटीज़ का, अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो, ठीक है। लेकिन लड़की की शादी के बाद जो उसके मम्मी पापा है उसका खर्चा नहीं उठाएगी दिल्ली सरकार, ठीक है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है DEET-PSB के माध्यम से जो आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलती हैं उसके माध्यम से कहीं भी किसी भी स्कूल में, दिल्ली सरकार के स्कूल में TGT PGT PRT पोस्ट पे अगर है परमानेंट पोस्ट पर, तो शादी से पहले तो उसके माँ बाप को सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर लड़की की शादी होगी तो वहीं की वहीं उसके माँ बाप को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिल रही थी वो वहीं की वहीं ख़त्म कर दी जाएगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 उसके पति की बात करते हैं। मान के चलो उसका पति गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में, तो उसके पति को क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी, तो दोस्तों नहीं मिलेगी, ठीक है। उनके पति को मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलेगी। कब मिलेगी, अगर उनका पति उनके ऊपर डिपेंड है, मतलब जॉब वगैरह नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, घर पे ही रहता है, तो उसके पति को मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये एक वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, तभी जाके उसे मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। बच्चों को मैंने बता दिया। अब सास ससुर की बात करते हैं। तो दोस्तों लड़की के केस में सास ससुर को भी शायद से मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं थोड़ा सा बिल्कुल श्योर नहीं 100%, बाकी बच्चों के लिए मैंने बता दिया, हस्बैंड के लिए बता दिया, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम माँ बाप की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो उसके सास ससुर को दोस्तों शायद से ना देखने को मिले मेडिकल फैसिलिटीज़, लेकिन जो उसके असली माँ बाप है उन्हें शायद से तभी तक मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी जब तक उस लड़की की शादी नहीं हुई, ठीक है। तो इन माँ बाप के केस में मैं श्योर नहीं हूँ, बाकी मैंने बच्चों को और पति का आपको बता दिया। तो इस तरह से मेल और फीमेल कैंडिडेट में परिवार में किस किस को मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगा वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और उसके लिए क्या क्या नियम है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बेसिकली होता ये है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, जो भी मैंने आपको परिवार के सदस्य बताएं, अगर उसके ऊपर आश्रित हैं, वो खुद जॉब वगैरह कुछ नहीं करते, उसके ऊपर आश्रित है, तभी वो मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलते हैं। नहीं तो बच्चों को तो 25 साल से पहले मिल जाएगी, लेकिन जो अदर बात करते हैं, हस्बैंड की बात करें, वाइफ की बात करें या फिर मम्मी पापा की बात करें, अगर वो उन पर आश्रित नहीं है तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ में लेके, ठीक है। और जो ज़्यादातर बीमार होते हैं वो मम्मी पापा ही होते हैं ना, तो आगे आगे बुढ़ापा आता रहता है और काफ़ी ज़्यादा मेडिकल में खर्चा हो जाता है, तो सारा का सारा गवर्नमेंट उठा लेती है अगर आपके मम्मी पापा आपके ऊपर आश्रित हैं। अब मैंने आपको इस सारा का सारा दोस्तों प्रोसेस पूरा का पूरा बता दिया बिल्कुल, ठीक है।
अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट किस तरह से आप करा सकते हैं। मान के चलो कोई बीमार हो गया तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से कराएंगे। देखिए सबसे पहले आपको ना मेडिकल कार्ड बनवाना पड़ेगा। अब मेडिकल कार्ड बनवाने के बाद जितने भी आपके परिवार में मेंबर है, जिन्हें जिन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएगी और किन किन को मिलेगी, वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर में सारा बता दिया, ठीक है। तो जो इस मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जो भी आपके परिवार के सदस्य एलिजिबल हैं, तो उन सभी के नाम उस मेडिकल कार्ड में होंगे, ठीक है। आपका सबसे ऊपर नाम होगा, बाकी आपके नीचे जो भी आपके थ्रू जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं उनके सभी के परिवार के सदस्यों के नाम होंगे। तो जिन जिन के नाम होंगे केवल उन्हीं परिवार के सदस्यों को मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले आपने कार्ड बनवा लिया। अब दोस्तों हॉस्पिटल हमारे भारत में दो ही तरह के होते हैं, भारत के सभी जगह शायद दो ही तरह के हॉस्पिटल आपको देखने को मिलते होंगे, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की दोस्तों जब हम बात करें तो गवर्नमेंट की जितने भी हॉस्पिटल हैं सारे के सारे पैनल में आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम प्राइवेट की बात करते हैं तो दोस्तों जो दिल्ली सरकार है, ठीक है, कुछ जो बहुत ही अच्छे दिल्ली के हॉस्पिटल हैं, ठीक है, अच्छे और थोड़े बुरे भी हैं, शायद बुरा तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, अच्छे हैं ये सारे हॉस्पिटल, लेकिन कोई छोटा है कोई बड़ा है, मतलब किसी का नाम ज़्यादा है किसी का कम। तो बहुत नामी हॉस्पिटल जो प्राइवेट हैं वो पैनल में आते हैं, ठीक है। आप उसी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं जो कि पैनल में आते हैं, ठीक है। जो भी आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, MCD है, उसके जो पैनल में आते हैं, जो DGHS के पैनल में आते हैं हॉस्पिटल, उन्हें में आप केवल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब आप ये मत सोचना कि पता नहीं कौन कौन सा हॉस्पिटल, दोस्तों बहुत सारे हॉस्पिटल पैनल में आते हैं, ठीक है, प्राइवेट, और काफ़ी अच्छे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, मैक्स हॉस्पिटल कितना ज़्यादा फेमस है दिल्ली में, ठीक है, तो वो भी पैनल में आता है। अब आप ये कन्फ्यूज है कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा हॉस्पिटल पैनल में कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए या तो आप गूगल पे इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं DGHS की, ठीक है, उसमें सारे के सारे हॉस्पिटल की लिस्ट है, ठीक है। और वो हमेशा मतलब ये नहीं कि एक ही तरह रहेगा ना, समय के साथ उसे अपडेट भी कर दिया जाता है। कुछ पैनल से हटा दिए जाते हैं हॉस्पिटल और कुछ नए हॉस्पिटल पैनल में ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा तरीका है, जो सबसे अच्छा आपको जानने का तरीका वो है दोस्तों, आप जिस भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, जो भी मतलब आपके घर के आसपास है या फिर जैसे भी आप जिस भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो उसका गूगल से नंबर निकालिए उस हॉस्पिटल पर ना कॉल करिए उस हॉस्पिटल के नंबर पे, ठीक है। तो रिसेप्शन पे कॉल रिसीव होगी आपकी, तो उनसे ये पूछिए कि मैम हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विभाग से बात कर रहे हैं, हम इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आपका हॉस्पिटल हमारे इस डिपार्टमेंट के पैनल में आता है? तो बता देंगे आपको कि सर आपका जो हॉस्पिटल है हमारे इसके पैनल में आता है, नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं एक बार कॉल पे पता कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली जाके भी रिसेप्शन पे पता कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, वो बिल्कुल आपको अच्छे से बता देंगे कि हाँ सर आपका पैनल में आता है या नहीं आता। क्योंकि इसमें ये होता है दोस्तों, पैनल के ना रेट फिक्स होते हैं। अब मान के चलो पैनल में अगर आप पैनल के थ्रू जाओगे, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जाओगे, तो दोस्तों आपसे 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लेंगे हॉस्पिटल, ठीक है। आपके सारे के सारे रेट फिक्स होंगे। और इसका ये भी होता है चाहे आप कितने बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ चाहे कितने छोटे हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको उतने ही रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। वो OPD पर्ची जो आपकी कटते हैं वो शायद 50-100 रुपये उसमें फेयर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो आपके टेस्ट होते हैं बेसिकली मेन तो उनका आपको सामान्य रुपये देने पड़ेंगे, चाहे बड़े हॉस्पिटल में करा लो चाहे छोटे हॉस्पिटल में करा लो, और आपसे ज़्यादा भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। गवर्नमेंट द्वारा जब भी उन्हें पैनल में अलॉट किया जाता है, जब गवर्नमेंट के जो रेट्स होते हैं उनके अनुसार ही आपसे वो चार्ज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कुछ हॉस्पिटल पैनल में होते हैं और कैसे पता करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों इसमें क्या करना होगा देखिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पैनल में जाना होगा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट आपने देखा होगा बहुत लंबी लाइन लगती है, ठीक है। लेकिन ऐसा शायद से नियम है दोस्तों, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा एक छोटा सा नियम है कि जिसकी मान के चलो किसी सरकारी हॉस्पिटल में आप इलाज कराने गए और लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो हर एक नॉर्मल जो 3 पेशेंट को अटेंड करने के बाद चौथा जो पेशेंट अटेंड करेंगे वो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, ठीक है। तो ऐसा रूल है दोस्तों। अब मुझे नहीं पता कितने सरकारी जो हॉस्पिटल है उस रूल को फॉलो करते कितने नहीं करते, लेकिन शायद से दोस्तों ये वाला रूल है, ठीक है। तो अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वैसे बहुत कम चांस होते हैं कि जो जिसे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिल रहा है वो सरकारी हॉस्पिटल में जाए। मैक्सिमम जो एम्प्लॉय होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी सरकारी में चलेगा तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी। बाकी प्राइवेट में जाओगे तो प्राइवेट में दोस्तों 2 तरह से आपके ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो OPD होता है और एक आपका एडमिट होता है। OPD मतलब जिसके आपका जुकाम है, खांसी है, बुखार है, ठीक है, मतलब नॉर्मल आपका कोई है तो आप जाके वहाँ से दवाई ले आएंगे, मतलब डॉक्टर चेकअप वगैरह करेगा और दवाई वगैरह लिख के दे देगा। लेकिन इससे हट के अगर आप एडमिट होते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे तरह वो कोई गंभीर आपको बीमारी है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो ठीक है, इस तरह से 2 तरह से होते हैं। इनके अलग अलग फॉर्म भी आते हैं, वो आगे अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, ठीक है। और सरकारी का मैंने आपको बता दिया। तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जो भी पैनल में जैसे भी आपने पता करा जाके उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकते हैं किसी भी बीमारी का। अब दोस्तों ट्रीटमेंट कराने के बाद क्या होगा, अब ना हर जो एरिया होता है, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या MCD के जितने भी स्कूल्स हैं, हर एरिया के लिए ना एक डिस्पेंसरी अलॉट की जाती है।
अभी आपकी डिस्पेंसरी कहाँ पड़ती है दोस्तों, जहाँ पर आपका स्कूल है उसके नियर नहीं होगी, जहाँ पे आप रह रहे हैं ना, जहाँ पे आपका रेजिडेंस है उसके नियर आपकी डिस्पेंसरी होगी। तो ये आप कहाँ पता करोगे, अपने स्कूल में पता करोगे वाली चीज़ कि भाई हमारी डिस्पेंसरी कहाँ लगती है। वो आपको बता दूंगी कि सर आपके इस क्षेत्र में, और जो आपका बाकी मेडिकल कार्ड होगा उस पर भी मेंशन होगा कि आपकी कौन सी डिस्पेंसरी लगती है, ठीक है। तो आपको आपकी डिस्पेंसरी का पता चल गया। वो हर विभाग के लिए अलग डिस्पेंसरी होती है, जैसे कि भाई जल बोर्ड वालों के लिए अलग हो गई, दिल्ली पुलिस के लिए अलग हो गई, ठीक है। तो हर विभाग के लिए अलग होती है। ऐसी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की भी अलग डिस्पेंसरी होती है। अब आपने जो भी ट्रीटमेंट करा रहे, चाहे आप एडमिट हुए हैं, चाहे आपने OPD कराया है, चाहे किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट कराया है, कोई भी इलाज कराया है, तो जितना भी आपका खर्चा है, सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बाहर से दवाई लिख के दे दी, ठीक है। अब जो दवाई लिखने एकदम से आपको बाहर नहीं लेना, सबसे पहले 4 दिन के अंदर, शायद से दोस्तों ये रूल है कि 4 दिन के अंदर, पता नहीं अब चेंज हो गया नहीं हो, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं 4 दिन के अंदर आपको अपनी डिस्पेंसरी को इन्फॉर्म करना होता है। जिस भी डेट को मान लें आपने ट्रीटमेंट कराया, जो आपकी OPD की पर्ची हो गई, जो भी आपकी पर्ची मिलेगी उस पर जो डेट लिखी है, उस डेट के 4 दिन के अंदर आपको अपनी डिस्पेंसरी में इन्फॉर्म करना है कि सर हमने इस चीज़ का ट्रीटमेंट कराया। अब आप अपनी डिस्पेंसरी को इन्फॉर्म करोगे, जब आप अपनी कोई आप ऑनलाइन तो कर नहीं पाओगे, आपको मैनुअली जाना पड़ेगा डिस्पेंसरी में। जब आप डिस्पेंसरी में जाओगे और पूछेंगे भाई किस चीज़ का ट्रीटमेंट करा, आप बता दो कि इस हॉस्पिटल में कराया है, और वो हॉस्पिटल पैनल में उन्हें डिस्पेंसरी वालों को पता होगा, और बस आप उनसे थोड़ी सी बात कर लोगे कि भाई इस चीज़ का ट्रीटमेंट करा है। वो पूछेंगे आपसे क्या क्या आपने दवाई ली है। तो दवाई का क्या है दोस्तों, अगर देखो हॉस्पिटल से आपको दवाई मिल जाती है तो बात अलग है, मतलब उसमें इंक्लूड हो जाती है। बाकी अगर आप डॉक्टर आपको बाहर से दवाई लिख देता है तो उस केस में आपको क्या करना है, जो आपने डॉक्टर ने आपको दवाई बाहर से लिखी है, आपको डायरेक्ट केमिस्ट की दुकान या फिर जो मेडिकल शॉप होती है उससे जाके आपको लेनी नहीं है वो दवाई। आपको सबसे पहले डिस्पेंसरी आना है, डिस्पेंसरी में पता करना है कि वो दवाई अवेलेबल है नहीं है। अगर डिस्पेंसरी वाले चेक करेंगे तो अगर वो दवाई अवेलेबल होगी डिस्पेंसरी में तो आपको दे देंगे, नहीं तो आपको बोल देंगे आप बाहर से ले सकते हो, ठीक है। अगर वो बोल देते हैं आप बाहर से ले सकते हो तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर बाहर से वो दवाई ले सकते हो। अब दोस्तों अब क्या करना है आपको, जितना भी आपको खर्चा हुआ, चाहे आपने हॉस्पिटल में आपका जितना खर्चा है, एडमिट है, OPD की जितना पर्ची का आपका खर्चा हुआ, आपने बाहर से जितनी दवाई ली उतना जितना भी आपको खर्चा हुआ है, सारी की सारे को आपको एक फ़ाइल बना लेनी है, ठीक है। और वो फाइल आपको कहाँ सबमिट करनी है दोस्तों, आपकी अपनी डिस्पेंसरी में। अब डिस्पेंसरी में किस तरह से सबमिट करनी है, अब 2 तरह के फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म A होता है, एक फॉर्म B होता है, ठीक है। एक फॉर्म उसके लिए होता है OPD के लिए, जो आपको नॉर्मल बीमारी होती है। अगर आपका कोई गंभीर केस आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके लिए अलग फॉर्म आता है। तो जो भी आपके साथ केस है और आपकी जो भी फाइल है जितनी भी, उसके साथ आपको वाला फॉर्म अटैच करना। OPD का है तो OPD वाला कर देना, बाकी अगर आप एडमिट हुए तो एडमिट वाला कर देना, ठीक है। वो फॉर्म फिल कर देना, उस पर आपका नाम वगैरह जो भी उसमें पूछा गया है, ठीक है। बाकी उसमें टोटल होता है आपका टोटल कितना खर्चा है, तो सारा का सारा मिला के दोस्तों आपको सारी की सारी फाइल आपकी डिस्पेंसरी में सबमिट कर देनी है। तो आपको कुछ समय बाद जो आपकी सैलरी होगी, ठीक है, आपका जितना भी मेडिकल में खर्चा आया होगा तो आपकी सैलरी के साथ वो ऐड होकर आ जाएगा। सपोज करके चलो, मान कर चलो आपकी 50,000 सैलरी और आपका मेडिकल खर्चा 8,000 है, तो कुछ समय बाद जो आपको सैलरी मिलेगी वो 58,000 मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपकी 50,000 सैलरी होगी, 8,000 आपके मेडिकल के ऐड होकर आ जाएंगे, ठीक है। ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। आपकी फाइल सबमिट होगी, सबमिट होने के बाद आपकी फाइल को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद अगर आपने किसी भी तरह के कोई घपला नहीं किया तो आपकी पेमेंट आपकी जो भी रिफंड हो जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन स्टार्टिंग में तो दोस्तों आपको अपनी जेब से ही देना पड़ेगा, ठीक है। बाद में आपका सैलरी में ऐड होकर आ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपनी जेब से देना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने बता दिया आपको सारा का सारा प्रोसेस। अब दोस्तों इसमें कुछ चीज़ आप पूछते हैं कि भाई आप पिछली वीडियो में आपने पूछा था कि जो ये कितना क्लेम उठा सकते हैं, मतलब कितने रुपए तक की बीमारियों का खर्चा आपको उठा सकती है गवर्नमेंट। दोस्तों इसकी भी मुझे सटीक जानकारी नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है लगभग 5 लाख के आसपास तक अगर आपका किसी बीमारी में खर्चा होता है तो गवर्नमेंट उठा लेती है, ठीक है। 5 लाख के आसपास तक का। बाकी इसके अलावा आपको क्लेम कितना मिलता है कि मतलब आपने जैसे कि आपकी बीमारी में 10,000 रुपये खर्च हुए हैं तो आपको पूरे 10 के 10 मिल जाएंगे, उसमें से कुछ का टोके मिलेंगे, GST वगैरह कटेगा नहीं कटेगा। तो दोस्तों इसमें मैं बता दूं, एक भी रुपया आपकी जेब से नहीं जाएगा, ठीक है। शुरू में तो आपकी जेब से जाएंगे, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन मान के चलो अगर आपका 10,000 का खर्चा हुआ है तो 10 के 10,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से 10 के 10,000 आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आपको कितने % मिलेगा, पूरा का पूरा 100% आपका रिफंड हो जाएगा पैसा गवर्नमेंट की तरफ से। और वो कैसे करेगी गवर्नमेंट, जो भी आपने बिल लगाए उनका जो ओवरऑल टोटल होगा उसके हिसाब से करेगी, ठीक है। और कुछ ये भी पूछ रही थी कैशलेस का क्या है, तो दोस्तों शायद होता हो नहीं होता हो इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, कैशलेस होता है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है वो ये दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, बाद में आपको अपनी फाइल डिस्पेंसरी में सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी जितनी भी पेमेंट है सारी की सारी आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है।
अब दोस्तों कुछ केस ऐसे भी हो जाते हैं ना, कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे टीचर्स हैं, टीजीटी पीजीटी पीआरटी, शायद से ना, ऐसे मैं पक्का नहीं कर रहा, लेकिन शायद से कुछ ऐसे हों जो घपला कर देते हैं। तो कुछ लोग शायद से इसमें फ्रॉड करते हो। देखो हर डिपार्टमेंट में करते हो, चाहे मैं शिक्षक की बात करूँ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात करूँ, या एमसीडी की बात करूँ, या जल विभाग की बात करूँ, पुलिस विभाग की बात करूँ, पता नहीं करते होंगे, नहीं करते होंगे, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा ज़्यादा केस होने लग गए थे, तो इन्होंने एक नियम निकाल दिया था। इन्होंने ये नियम निकाला था कि जब आप मान के चलो जैसे डिस्पेंसरी में आप गए, ठीक है, आपके डिस्पेंसरी में वो वाली दवाई मौजूद नहीं है, तो आप बाहर से आपको लेने के लिए कई दवाई वो जो अगर बाहर से दवाई लेके आ रहे हो, तो जब आप उन बिल्स को वेरीफाई कराओगे, जब अपनी फाइल तैयार करोगे, जब उसमें बिल लगाओगे मेडिकल का, तो उसमें ना आपसे खाली रैपर मांगे जाते हैं दवाइयों के। जो भी आप दवाई लेके आए हो, तो उसमें गवर्नमेंट ये बोलती है अभी, या फिर आपका विभाग ये बोलते हैं कि जो दवाई के खाली रैपर हैं, जो पैकेट हैं, जो पत्ते हैं दवाई के, वो फेंकना नहीं है आपको, ठीक है। जब आप अपना बिल वेरीफाई कराओगे, तो जो भी आपने दवाई ली है, दवाई तो आप खा जाओगे, लेकिन उनके पैकेट का तो कोई यूज नहीं। उन पैकेटों को आपको संभाल के रखना है। जब अपनी फाइल वेरीफाई करवाओगे आप, जब मैनुअली वहाँ पर जाके, तो आपसे वो डिमांड करेंगे, भाई जो आपने दवाई लिखी है, जिस मेडिकल शॉप से आप ये दवाई लेकर आए हो, तो उसके खाली रैपर दिखाओ मुझे। तो आप वो खाली रैपर दिखाओगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप सच में दवाई लेकर आए, और वो आपका पास कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा रूल निकाला है, पता नहीं किस किस डिस्पेंसरी में से फॉलो करते नहीं करते, वो बात अलग है, लेकिन आपको कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है। बस मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और हो सके तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। जो भी दिल्ली में टीजीटी पीजीटी पीआरटी की परमानेंट पोस्ट पर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उन सभी अभ्यर्थी या फिर उन सभी मित्रों को आप अपने इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप भारत में एक शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, चाहे सरकारी सेक्टर की बात करें, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।